दिसंबर का इंतजार हर कोई कर रहा है, जाहिर तौर पर आप भी कर रहे होंगे, और 3 दिसंबर को होने क्या वाला है उस पर हम सभी यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द सभी दिग्गज लोग यहाँ पर हैं जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को छान कर आए हैं, हर एक हिस्से को खंगाल कर आए हैं, और आप तक पहुँचाएंगे हम अपना ये आकलन एक सामान्य बातचीत के अंदाज में। क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पत्रकार ऐसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं ललित, की उनके लोगों की समझ से परे हो जाता है। क्या कहेंगे आप? ये बात सबसे अच्छी बात है कि पत्रकारों का जब आकलन हो तो बिल्कुल सामान्य भाषा में हो। इस वजह से हमने मेरा ख्याल है कि ये सारे वही लोग हैं जो आम आवाम के बीच उनके मुद्दों की चर्चा कर रहे थे। एक बात तो इस चुनाव में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है नारी शक्ति को नमन, और जहां ये जाएंगे फैसला उसी के इर्द गिर्द आएगा, इतना तय है। दोनों ही राज्यों का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नारी शक्ति को नमन तो हर कोई कर देता है अशरफ, लेकिन नारी उम्मीदवार जब मैदान में उतारने की बात होती है ना तो सब पीछे हट जाते हैं। अच्छा, अशरफ खुद बताएंगे आपको कि वो कहाँ कवर करके आए हैं। हाँ, देखिए, मैं भोपाल भी रहा, नरसिंहपुर रहा, तो करीब करीब तकरीबन सभी जगह देख के आया। जो आप बात कर रही है नारी शक्ति की, वो बिल्कुल सही है कि जब उनको मैदान में उतारना होता है तो हर सत्ताधारी दल हो या विपक्ष भी हो तो थोड़ा सा संकोची हो जाता है, उनको हिचक आती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। उन्होंने फोकस, भले ही उन्होंने टिकट ना दिए हों मैं चुनाव मैदान में, लेकिन फोकस नारी शक्ति पे ही रहा है। चाहे आप सत्ताधारी दल की बात कर लिए, विपक्ष की बात कर लिए, जो वायदे हैं वो आधी आबादी के लिए ज़्यादा हैं। चाहे वो सिलेंडर की बात हो, लाडली बहन योजना की बात हो, वो हर चीज़, शिक्षा में भी बात कर लीजिए, उसमें नारी शक्ति, मातृशक्ति तो भरसक कोशिश की गई है महिला वोटर्स को लुभाने के लिए। और देखिए इनके कद को देखिए पहले आप, ये जहां जाते हैं ना सारी लाइमलाइट ही लूट लेते हैं। विनीत हमारे साथ है। विनीत, आप अपर्णा, मैं धन्यवाद दूंगा। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक नारी शक्ति की बात हो रही थी, मैं शिकारपुर गया था, कमलनाथ उसी बूथ पर वोट कर रहे थे। वहाँ पर जो मैंने देखा कि जो महिलाओं की कतार है वो पुरुषों के दोगुनी कतार है, लगभग 3-4 घंटे में रहा, और यही क्रम जो है वो लगातार चलता रहा। इसको लेकर के जब हमने बीजेपी के कई नेताओं से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ लोग जो हैं वो पुरुष इसीलिए वोट नहीं कर पाए क्योंकि वो नौकरी कहीं और करते हैं, उनकी पत्नियां जो हैं वो घर में थी तो उन्होंने वोट किया। लेकिन यह बात निश्चित तौर पर निर्णायक होगी कि आखिरकार महिलाएं जो हैं वो किसे वोट करती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होगा। जी, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सुधीर सर हमारे साथ है यहाँ पर। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि ये मध्य प्रदेश के हर एक हिस्से को बखूबी जानते हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ की राजनीति के जो नब्ज है उसे पकड़ना जानते हैं। सुधीर सर, पहले तो बात ये बताइए कि आप कौन से ऐसे वोटर्स हैं जो आप ये मान के चल रहे हैं कि वो इस बार कुछ चमत्कारिक प्रभाव डाल सकते हैं? देखिए, जिस तरीके का चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ है, हमने पहले भी ये बात कही थी कि ये जो चुनाव मध्य प्रदेश का हो रहा है ये अब तक जितने भी चुनाव हुए उनसे काफ़ी अलग होगा। ख़ास तौर से सबसे रोचक चुनाव होगा। और अगर हम जब भी 5 साल के कार्यकाल का आकलन करते हैं तो ये दोनों सरकारों के 5 साल के कार्यकाल का आकलन है। 1.5 साल इसमें कांग्रेस की सरकार रही जो कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, और उसके 3.5 साल शिवराज सरकार के। तो ये विकास के काम को लेकर, महिलाओं से जुड़े मुद्दे लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं। खास तौर से महिलाओं का मुद्दा, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि महिलाओं से जुड़ा जो मुद्दा था वो इस समय काफ़ी अहमियत वाला मुद्दा था, क्योंकि महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना बीजेपी की तरफ से आई थी, सिलेंडर का मुद्दा उठा, उसके जवाब में कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर आई थी, हर महीने महिलाओं को एक निश्चित रकम अकाउंट में देनी थी। तो महिलाओं का वोट परसेंट जो बढ़ा है उसको लेके पार्टियां ज़्यादा उत्साहित है। मैं ये कहना कोई गलत बात नहीं है कि पार्टियों का जो उत्साह, पार्टियां ये समझने लगी है कि जिस तरीके से महिलाओं का वोटर बढ़ा है तो कांग्रेस ये कह रही है कि महिला का वोटर जो बढ़ा वो हमारे पक्ष में जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा करती है कि लाडली लक्ष्मी जो योजना है उसकी वजह से गया है। लेकिन एक वोटर ऐसा भी है जो मध्य प्रदेश की सियासत में बदलाव का प्रतीक बन सकता है, वो है फर्स्ट टाइम वोटर, युवा वोटर है। 10 लाख से ज़्यादा युवा वोटर इस समय मध्य प्रदेश में थे जिन्होंने पहली बार अपना वोट डाला है। तो निश्चित तौर पर लंबे समय से ये जो वोटर्स जब अपना वोट डालने गए तो कई ऐसे मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट डाला। आप अक्सर बात करते हो कि जब चुनाव का जिक्र आता है तो महंगाई आती है, बेरोजगारी आती है, भ्रष्टाचार आता है, नौकरी आती है, नौकरी के मुद्दे भी आते हैं। तो कुछ ऐसे मुद्दे रहे। तो जिस तरह का आपका सवाल था, ये बात मैंने इसलिए बताई कि ये डायरेक्ट उन लोगों से जुड़ा मसला है जो देश की दशा, दिशा और भविष्य तय करेंगे आगे जाकर, खासतौर से महिला और पुरुष। तो उसको देखते हुए ये लगता है कि महिलाओं की वोटिंग और पुरुषों की जो वोटिंग रही है, खासतौर से युवाओं की, वो इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है। हमारे साथ अभिषेक सर भी हैं। देखिए, जितना ये ऑन कैमरा जब आपने सवाल पूछेंगे ना तो ये सटीक जवाब देते हैं
और आपको पूरा विश्लेषण समझाते हैं। लेकिन जब ऑफ द कैमरा आप इनसे बात करेंगे तो बहुत कम शब्दों में, सधे हुए शब्दों में सोच सोच के अपने शब्द खर्च करते हैं, शब्दकोश को। अभिषेक जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, लेकिन ये बताइए कि 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में कौन मुस्कुराने वाला है? महिला जिस सोच चली जाएंगी वो मुस्कुराएगा, ये तय है। मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी, क्योंकि वोटर लगभग बटे हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक और ख़ास बात ये, पहला ऐसा इलेक्शन छत्तीसगढ़ में भी है कि अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग चकरा गया है, सभी कंफ्यूज हैं। वजह है कि 10-15 सीटें ऐसी हैं जो डिसाइड करेंगी किसकी सरकार बनेगी, और वो सीटें बहुत फंसी हुई हैं। किसान वोटर जो है माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ है, कर्ज माफ़ी बड़ा मुद्दा था। युवाओं को लेकर तर्क है कि बीजेपी की तरफ जा सकता है, क्योंकि पीएससी, बेरोजगारी भत्ते जैसे मुद्दे चले। लेकिन महिला वोटर किधर जाएगी, और महिला वोटर पुरुष वोटर से ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, तो महिला वोटर किधर जाएगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोनों ही पार्टियों ने दांव भी वहाँ पर खेला। बीजेपी ने 12,000 साल में देने की घोषणा की घोषणा पत्र में, तो दिवाली के दिन कांग्रेस ने 15,000 रुपये देने की घोषणा कर दी। तो 12,000 और 15,000 कौन जितना ज़्यादा कन्विंस कर पाया, सरकार उसी की। मैं छिंदवाड़ा गया हुआ था, जिस दिन वोटिंग होना था उसके एक दिन पहले कमलनाथ जो है वो 108 फुट के मंदिर में, हनुमान मंदिर को दर्शन करते हैं। दूसरे दिन वोट करने के पहले वो हनुमान जी के पास जाते हैं। और मैंने जब उनसे सवाल कहा था तो उनका साफ तौर पे कहना था 2013 में उन्होंने मंदिर बनवाया था, हनुमान मंदिर। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बार हिंदुत्व के पीछे खेल रही है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अगर हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी राम सर्किट के बारे में बात होती है। भूपेश बघेल जो है वो पर्व भी मनाते हैं, वहाँ के लोकल पर्व भी मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो कार्ड था वो कांग्रेस ने इस बार बीजेपी से छीनने की कोशिश जो है वो मध्य प्रदेश में भी की, छत्तीसगढ़ में भी की। भूपेश बघेल हर उस बॉल को बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले करते रहे जो आज तक बीजेपी की यूएसपी थी। सबसे पहले उन्होंने हथियाया भांचा राम को। कौशल्या का मायका होने की वजह से राम वहाँ के भांजे, भांचा उसको कहा जाता छत्तीसगढ़ी में, सबसे पहले उन्होंने वो किया। दूसरी चीज, आखिर में दिक्कत तब फंस गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार की कमान संभाली। ये बात सही है, वहां धर्मांतरण मसला है, पर वहां मामला हिंदू बनाम मुसलमान का नहीं बनता, वहां मामला बनता है हिंदू बनाम ईसाई का। उसकी एक वजह और भी है, ये जो धर्मांतरण है छत्तीसगढ़ के लिए ये कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये लंबे अरसे से होता आ रहा है। दिलीप सिंह जूदेव और उनके पूरे परिवार की राजनीति इसी के इर्द गिर्द, घर वापसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक और बड़ा फैक्टर जो मेरे ख्याल से आप भी उससे वाकिफ रहेंगे, जमीनी इलाकों में, आदिवासी इलाकों में बहुत जबरदस्त मेहनत आरएसएस की तरफ से की गई है। ये आप इससे इत्तेफाक ये है, ये चर्चा में भी थी, क्योंकि मोहन भागवत के 2 से 3 दौरे यहाँ पर इस बार हुए हैं, और तभी से माना गया था कि बीजेपी बहुत एक्टिव हो गई, खासकर आदिवासी इलाकों में। और एक चर्चा ये भी है कि धर्मांतरण जैसे इशू जो सामने निकल कर आए, खासकर बस्तर की अगर मैं बात करूं, उसके पीछे यही मेहनत यहाँ पर थी उनकी। और बिरनपुर एक मास्टर कार्ड खेल गई, जो बात अभी विनीत की तरफ से आई। मुझे लगता है बीजेपी ने भुनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो बीरनपुर से बाहर कितना निकल के आ पाया। साझा सीट जो रविंद्र चौबे की सीट है, वहाँ से उसके बाहर कितना असर हुआ ये तो रिजल्ट में पता चलेगा। कोशिश बहुत हुई, गृह मंत्री की भी सभा हुई, प्रधानमंत्री की भी सभा हुई, यहाँ तक कि बीजेपी ने बीरनपुर के जो विक्टिम थे उसके फादर, मृतक जो था उसके भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को भी टिकट दे दी, खड़ा कर दिया। आखिरी में एक वीडियो जारी करके अपील भी की गई। तो ये लेकिन असर कितना डालता है, माहौल बनना अलग बात है, वोटर तक जाके असर कितना डालता है ये रिजल्ट से पता चलेगा। वोटर का मानस बदल पाना वो बड़ा कठिन हो जाता है। अशरफ लगातार हैं, अशरफ कहाँ आप गए, क्या आपको नज़र आया, और 3 तारीख को क्या नज़र आने वाला है, अगर आप एक अंदाज़ा लगा पाए हो तो? देखिए, भोपाल में रहा था, भोपाल के क्योंकि इनका राजधानी है, तो वहीं से समझ में आ रहा है कि भोपाल के जो लोग हैं वो पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं। लेकिन बदलाव वो वहाँ की बात हो रही है कि सिर्फ वो चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व पे, पार्टी से वहाँ के लोगों को नाराज़गी नहीं है, यानी सत्ताधारी से उनसे कोई नाराज़गी नहीं। वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ उनका इशारा करते हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, और ये ग्राउंड लेवल पे बात हुई। और दूसरी तरफ वहाँ पे क्योंकि भोपाल जो है मुस्लिम्स भी है, मिश्रित आबादी है, तो मुसलमानों से भी बात हुई। तो वहाँ पे वो लोग अपनी पूरी तरह से चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ सत्ता में वापसी करे। लेकिन एक कॉमन चीज़ दोनों तरफ है, चाहे वो हिंदू मतदाता हो या मुसलमान मतदाता हो, वो सरकार की लाडली बहन योजना से सब खुश हैं, और उसका फ़ायदा
कितना कौन उठा पाता है, ये आपको 3 तारीख को पता चलेगा कि कितना वो वोटों में कन्वर्ट हुआ और किस दल को कितना फ़ायदा हुआ। इसका इंतज़ार करिए आप। लाडली बहना योजना का जिक्र ललित यहाँ पे अशरफ कर रहे थे। जाहिर तौर पर शिवराज सिंह चौहान बहुत ही कॉन्फिडेंट रहे अपनी इस योजना को, इसलिए वो लगातार प्रमोट भी करते रहे। लेकिन जब बीजेपी की टॉप लीडरशिप आगे आई प्रचार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस योजना का कम जिक्र किया गया, शिवराज सिंह चौहान का कम जिक्र किया गया। लेकिन जहां महिलाएं इसकी तरफ बहुत आकर्षित हैं, इससे लाभान्वित हैं और प्रभावित भी हैं, तो जो मुझे फर्स्ट टाइम वोटर्स मिले ना, खासकर यूथ मिला, वो इससे खुश नहीं है। वो तमाम जो जिन्हें चुनावी रेवड़ी भी कहा जाता है, स्कीम्स कहा जाता है, वो नाराज़ है। उस तक की नॉलेज पहुंच रही है कि ये हमारा पैसा है, ऐसे लुटाया जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, या हमें स्कॉलरशिप में दिक्कत है या रोजगार में दिक्कत है, और पैसा जो है वो पानी की तरह सरकारें बहा रही हैं। क्यों? वो सवाल उठा रहे थे इस बात को लेकर। शहरी इलाके में आपने भी, हाँ, कर्ज माफ़ी जैसी या फिर और कोई फ्री वाली स्कीम को लेकर शहरी इलाकों में और मिडिल क्लास में भी, छत्तीसगढ़ में भी नाराज़गी देखी गई। लेकिन दूसरा पहलू ये भी कि मिडिल क्लास या शहरी वोटर ने वोट बहुत कम डाला, ये भी एक फैक्टर। नाराज़ तो होते हैं लेकिन वोट नहीं डालते। छत्तीसगढ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो धान की खरीदी का भी मुद्दा था। बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि घोषणा पत्र को लेकर के हम देखें, लेट तक सभी टाल रहे थे कि पहले कौन करेगा। पहले अगर बीजेपी करेगी तो कांग्रेस उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा दर पर धान खरीदी करेगी। यही चीज़ कांग्रेस भी कर रही थी। तो निश्चित तौर पर अगर हम अभिषेक जी से ये भी समझे कि धान की खरीदी जो है वो कितना बड़ा मुद्दा है, कर्ज माफ़ी की बात की वो भी कितना बड़ा मुद्दा है, कितना इम्पैक्ट करेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। धान खरीदी किस रेट पे की जाएगी, उस पर कांग्रेस का एक मास्टर कार्ड कर्ज माफ़ी वो भारी पड़ा। हालांकि इसमें भी मैं कहूँगा कि कर्ज माफ़ी, जैसे बस्तर में कर्ज माफ़ी बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि धान की खेती वहाँ होती नहीं है, लेकिन बाकी जगह अगर बात की जाए तो किसान यहाँ कुछ बटे से नज़र आए। तो कई जगह पर ये भी बात आई सामने कि छोटे किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा। या धान की खरीदी की अगर बात है, बीजेपी ने कहा कि हम एकमुश्त पैसा दे देंगे। बीजेपी ने बाकायदा फिगर बताया कि हम अगर 3100 बीजेपी ने घोषणा की कि हम देंगे, कांग्रेस 3200, लेकिन बीजेपी ने 21 एकड़ में देने की बात की। तो बीजेपी ने कहा कि हम 3100 देते हुए भी कांग्रेस से ज़्यादा आपको देंगे। तो ये कितना किसानों तक ये पहुंचा पाए। हालांकि किसानों का कैलकुलेशन बड़ा तगड़ा होता है माना जाता है, लेकिन फिर भी मानता हूँ इन घोषणाओं पे कर्ज माफी ज़्यादा भारी है। सुधीर जी यहाँ पर हैं क्योंकि देखिए हम सब लोग ना ज़मीन पर भी सफ़र कर रहे थे और देख रहे थे क्या है ज़मीन के हालात का। सुधीर जी ऐसे हैं जिन्होंने हवाई सफ़र भी लिया, हवाई जायजा भी लिया। सुधीर जी, जो कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे ना कि उन्होंने कहा था कुछ भी कर लो, मुझे विश्वास है मेरे प्रदेश की जनता पर। आप लगातार रहे, आपने कवर भी किया, तो क्या आपने उनके कॉन्फिडेंस के पीछे क्या फैक्टर पाया? देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ को कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, जिस तरीके से प्लानिंग की थी, मुझे जो लगा उनके बातचीत से, हाव भाव से, जो प्लान कमलनाथ जी ने किया था, जो उनका ये कहना था कि कांग्रेस इस बार बूथ लेवल पर हम जा रहे हैं, हमने बूथ लेवल पर प्लानिंग की है। सबसे बड़ी जो चीज़ थी जिसमें बढ़त की हम बात कर सकते हैं कि कांग्रेस का जो टिकट का बंटवारा था वो बीजेपी की तुलना में शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा टिकट का जो बंटवारा था वो बहुत अच्छा हुआ था। कैंडिडेट बहुत सोच समझ कर रखे थे और निश्चित तौर पर पहले से ये तय था कि ये जो चुनाव होगा इसमें कैंडिडेट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। और शायद बाद में जब आपने देखा होगा कि 7 सांसदों को उतारा, 4 केंद्रीय मंत्रियों के साथ अगर सांसदों को बीजेपी ने उतारा, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं ये जानती थी कि जिन सीटों पर हमको जाना है, हमें किस तरीके से सीटें लानी है। क्योंकि आकांक्षी सीटों की जब घोषणा की थी बीजेपी ने, तो वो सीटें थी जो बीजेपी के पास नहीं थी, जिस पे कांग्रेस के विधायक थे। उसमें बीजेपी को गेन की उम्मीद जागी थी। उसके बाद जब कांग्रेस की लिस्ट आती है, कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन ये देखने मिला था, जो बूस्टअप कांग्रेस को लग रहा था कि हमने बहुत अच्छे कैंडिडेट दिए, और यही वजह रही कि कॉन्फिडेंस की, क्योंकि बूथ लेवल पर पहुँचे। दूसरी चीज़, हमारे साथी विनीत ने ये कहा कि धर्म का जो मुद्दा था वो सियासत की पिच पर कितना तेज़ रहा, निश्चित तौर पर उससे हम इनकार नहीं कर सकते। इस बार कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती नजर आई है। आपने देखा होगा कर्नाटक चुनाव में भी बजरंगबली की जब एंट्री हुई थी तो ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था। इसी तरीके से जो धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में जो था वो भी कहने का इम्पैक्ट डालेगा। जिस तरह ललित ने कहा कि छत्तीसगढ़ का जो मुद्दा है धर्मांतरण का, वो अलग अलग मुद्दा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती। किसानों की कर्ज माफ़ी का यहाँ पर जिक्र हो रहा था, तो ये कहीं ना कहीं कहा गया कि जो लाडली बहना योजना पर जितना विश्वास शिवराज सिंह चौहान को रहा, किसान कर्ज माफ़ी पर उतना ही विश्वास कांग्रेस को था अपने इस कार्ड पर। क्या लगा आपको? बिल्कुल, देखिए, किसानों के लिए कांग्रेस ने हमेशा ये दावा किया कि हमने जो है किसानों का
32 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ़ किया है। तो किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा मुझे लगता है देश के हर उस चुनाव में महत्वपूर्ण होता है जहां पर किसान आता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अक्सर जो भी फोकस पार्टियों का होता है वो आमतौर पर रोज़गार को लेकर, युवाओं को लेकर या फ्रीबीज को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कमेंट कर चुका है। किसानों का मुद्दा की अहमियत इसलिए हो जाती है कि वो देश का अन्नदाता मध्य प्रदेश में, या हम देश में कहते हैं कि देश का अन्नदाता किसान को कहा जाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्राकृतिक आपदा और उसको अपनी उपज का सही मूल्य मिलना। तो कहीं ना कहीं इस मूल्य को लेकर आपने देखा कि कांग्रेस का जो वचन पत्र आया है उसमें उन्होंने धान की कीमतों का जिक्र किया है किसान के लिए। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों के लिहाज से साबित हो सकता है मध्य प्रदेश के चुनाव में। लेकिन किसान का फैक्टर वोट किस दिशा में जाएगा ये कोई क्लियर कट नहीं बता सकता। जैसे कि ललित ने अभी बात भी की थी कि ऊँट किस करवट बैठेगा, तो वो कन्फ्यूज़न निश्चित तौर पर हर उस एक्सपर्ट के मन में है जिन्होंने लंबे समय से चुनाव का विश्लेषण किया है। वो भी अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल जी आरिफ अशरफ की डिप्लोमेटिकली नहीं बोल रहे हैं हम, वाकई मामला फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है। अशरफ जी, अपर्णा, अभी बात हो रही थी छत्तीसगढ़ की कि यहाँ कर्ज माफी है और धर्मांतरण है, यहाँ बस्तर है, आप उसे कैसे भूल गई? वनोपज, उसे कैसे भूल गए? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बस्तर में, वनोपज, उसमें तेंदुपत्ता है। दोनों सरकारों ने उसके लिए, मतलब सरकारें यानी चाहे सत्ताधार डाले हो या विपक्ष, दोनों का फोकस है कि वनोपज, आदिवासी उनकी फसल बनाएं, क्योंकि धान बस्तर में नहीं है, वहाँ वनोपज है, वहाँ तेंदुपत्ता है। इसके अलावा वहाँ शराबबंदी की बात होती है, तो बस्तर में शराबबंदी नहीं है, वहाँ मान, उस शराब को मान कहते हैं, और वहाँ मतलब एक परंपरा है, चाहे वो शादी हो या धार्मिक हो, उसमें उसका सेवन करना एक अच्छा निशान। मैं आपको अपनी मिसाल बताऊं कि लगातार कई किलोमीटर में पैदल चाय की दुकानों पर चर्चा करने के दौरान लोग नाराज नहीं हैं। जबरा फैन जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, वो लोग अभी हैं। इसी वजह से दोनों राज्यों में मोदी के नाम की गारंटी दी गई है। ये आप समझिए, अब 18 साल की सत्ता विरोधी लहर की बातें, एंटी इनकम्बेंसी की बातें, पर प्रधानमंत्री ने जो आकलन कहे जा रहे थे 40 दिन पहले, जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में नजर आती है, बाद में पता चलता है कि नहीं, वो दरअसल एज पीछे हो रहा है। एक बात और, अलग अलग संपादकों से हमने लगातार चर्चा की है, अभी भी हमारे सहयोगी जो प्रशांत है वो अलग अलग अंचल में जाकर संपादकों से बात कर रहे हैं। अगर कोई कांग्रेस के लिए कॉन्फिडेंट है भी तो वो ये कह रहा है कि नहीं, ये सिर्फ 23 है, 24 के मामले में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी। यही बात छत्तीसगढ़ में भी आपको नजर आएगी। चाय की दुकान वाला तमाम जो कार्य किए गए, केंद्र सरकार के काम किए गए, वो एक एक करके आपको गिना देगा और उसकी गहरी छवि उसमें है। एक बात, तिवरा की बात आई और तेंदुपत्ता की बात आई। तिवरा 60 के आसपास, मेरा ख्याल है, गरीबों का भोजन 60 के आसपास इसे बैन कर दिया गया था। अब वही तिवरा छत्तीसगढ़ की सियासत के सेंटर में आ गया, क्योंकि उसका मेरा ख्याल है उसमें जो उपज होती है वनोपज, उसमें उसे ला दिया गया। और तेंदुपत्ता का बोनस, ये भी छत्तीसगढ़ में बड़ा फैक्टर रहा है। मिलेट्स हो गया, तेंदुपत्ता हो गए, इनका बड़ा जिक्र किया गया है। मिलेट्स की बात तो छत्तीसगढ़ में भी की गई, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कही, तो फोकस सभी का था। और सीधी सी बात है, मिलेट्स मतलब बस्तर, वहाँ पर यहाँ से पैदाइश होती है। रेट्स भी दोनों पार्टियों ने अपने अपने वहाँ पर रखे हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो बस्तर में घूमने के बाद वनोपज तो एक बड़ा मुद्दा है ही, और उसमें घोषणा करना कितना आदिवासियों तक पहुंची ये चीज़, ये बातें करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आदिवासी जो यूथ है, आप पूरे बस्तर को एक तरफा नहीं कर सकते। बस्तर में भी जो लोग, आप यूथ से बात करिएगा तो आज भी उसको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वो चाहता है कॉलेज यहाँ आ जाए, फैकल्टी आ जाए, वो चाहता है उसको रोजगार मिल जाए, यहाँ पे माइग्रेशन। मैं बस्तर में थोड़ा और अंदर जाना चाहूंगा। बस्तर और सरगुजा, ये चिंता की बात तो है कांग्रेस के लिए। जो पहले कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी सरगुजा और बस्तर को लेकर, पूरी मेहनत शिफ्ट करनी पड़ी है पहले फेज में। देखिए, बस्तर में निश्चित रूप से पिछली क्लीन स्विप था, कांग्रेस बस्तर सरगुजा सभी जगह थी, बीजेपी 0 पर थी, तो बीजेपी को गेन होना तय है। और मुझे लगता है बीजेपी ने लगभग 2 साल से वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था ग्राउंड लेवल पर। तो इसका नतीजा मुझे लगता है कि अब जब आफ्टर पोलिंग अब लोग मानने लगे इस बात को कि हाँ, कुछ माहौल वहाँ पर बीजेपी के फेवर में दिख रहा है। प्रधानमंत्री भी गए और परिवर्तन रैली भी बीजेपी ने वहाँ से शुरू की, तो अब लग रहा है कि वहाँ पर बीजेपी गेन करती दिख रही है, और लोग अंदाज़ा भी लगा रहे हैं कि 50-50 के आसपास हो सकता है। मंत्रियों की फौजदारी, सांसदों की फौजदारी, मध्य प्रदेश की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो कहा गया बीजेपी की ओर से कि तो स्ट्रैटेजिकली किया गया है क्योंकि 24 को भी देखना है, लेकिन कांग्रेस कहते रहे कि भाई आप नर्वस हैं। इंदौर भी आप गए थे, तो क्या आपने पाया कि जो नॉट ओनली इंदौर लेकिन पूरा, क्या ये सीटें क्लियर हैं या फंसी हुई हैं? निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, मैं इंदौर गया हुआ था, वहाँ उनसे हमने बात की, उन्हें
वो सीट दी गई, इंदौर एक दी गई जहां पर कांग्रेस का मौजूदा विधायक था। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को हम इस तरह से देख सकते हैं। हमने बीजेपी के नेताओं से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसे हम बीजेपी की ताकत के मान सकते हैं कि बीजेपी अपने कद्दावर नेताओं को भी यहाँ पर उतारा हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, दोनों ही जगह मंत्रियों को उतारा है, सांसदों को उतारा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। जी, तमाम लोग हैं वो कहेंगे कि कुछ और शब्दों से हमें नवाजेंगे, लेकिन देखिए ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बीजेपी की जो पूरी टीम है, जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं, कुछ भी होता है, वो जितना ज़मीन पर काम करती है ना, उतना कोई और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैंने काम करते फिलहाल नहीं देखा, चाहे वो स्ट्रैटेजी बना रहे हो या उसे इम्प्लीमेंट करने की बात हो। सुधीर जी, देखिए एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि ओवरऑल हम अगर कंक्लूड करने की बात करते हैं तो बीते कुछ सालों में, क्योंकि मध्य प्रदेश भोपाल की आबो हवा बहुत अच्छी है। आज एक लड़की जो भोपाल से अभी हमारे यहाँ नोएडा में शिफ्ट हुई है, हमने बात हो रही थी AQI की, तो उसने कहा कि भोपाल में अगर मौके मिले ना तो भोपाल छोड़कर मैं आना ही नहीं चाहूँगी। तो क्या लगता है कि वो मौके इस बार या कोई भी सरकार दे पाई है पिछले कुछ सालों में? जिन मौक़ों की हम बात करते हैं, किसी भी युवा के लिए सबसे बड़ा मौका होता है कि उसको अपनी जगह छोड़कर न जाना पड़े, जिसको हम पलायन की बात अक्सर आप सुनते होंगे कि पलायन की जो सबसे बड़ी वजह होती है, वो किसी भी राज्य में जो पलायन होता है वो बेसिकली रोज़गार को लेकर होता है। अगर उसे अपनी जगह पर रोज़गार नहीं मिलता है तो उसकी मजबूरी होती है कि वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह काम के लिए जाए। जो कहते हैं ना कि पापी पेट का सवाल है। तो जब मौक़ों की हम बात आती है तो भले ही वो युवाओं के लिए मौक़ों की बात करें या एक चीज़ और इस दिशा में सरकारों का जो हम बात करते हैं, सरकारें काम करती भी हैं, जिन पर काम करने के अलावा लोगों तक उसको पहुंचाने की ज़रूरत है, वो है लोगों का स्किल डेवलपमेंट। अब आपके पास अगर कोई स्किल है, स्किल होने के बाद अगर उस स्किल से जुड़े काम आपके पास नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो इस दिशा में जब काम होगा कि स्किल के साथ साथ अपने लोकल जगह पर लोगों को जब नौकरियां मिलने लगेगी, काम मिलने लगा, तो उसका पलायन भी रुक जाएगा और मौके भी मिलेंगे, जिन मौक़ों की आप बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मौके लोगों को मिलने चाहिए ताकि उनको कहीं जाना ना पड़े, और सियासी प्रदूषण जो होता है वो दूर करने की बहुत ज़रूरत है ताकि देश भी खुलकर सांस ले सके। ये बहुत अच्छा शब्द सिखाया है, सियासी प्रदूषण। कल ललित ने मेरे को सिखाया था नमूदार हुए, और आज सियासी प्रदूषण। ललित, अब ओवर टू यू, अब समय भी हो गया है। हाँ बिल्कुल, वक्त चूंकि हो चुका है, चर्चाओं के दौर भी चल रहे हैं, लगातार जिम्मेदारियां भी हैं, सबके चेहरों पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बातचीत के साथ वो अपनी अपनी काम की जिम्मेदारी भी निभानी है। लेकिन फिर मैं आपको कहूँ कि तमाम बातें हमने आपको बता भी दी और नतीजे हमने आपको नहीं बताए हैं। आप 3 दिसंबर का इंतजार करिए। सबसे पहले अल सुबह से न्यूज़ 18 पर जो जानकारी की खिड़की है वो खुल जाएगी, सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे सटीक नतीजे, और उस दिन इस चर्चा का रेफरेंस हम लेंगे जो हमने अपने तमाम सहयोगियों से बात की। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।